हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अपनी इनऑर्गेनिक की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट की थी। अब हम अपने थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स और डाइईन वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं एल्केन का इंट्रोडक्शंस, एल्केन्स क्या होती है। ठीक है, कि एल्केन साधारण कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बने होते हैं। अगर अपन एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करें तो कितना होता है, याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। यहाँ N 1 2 3 हो सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है कि एल्केन्स को। एल्केन में प्रबल सीसी तथा CH सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। एक तो CC के बीच में बॉन्ड होगा और एक CH के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिससे ये पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि अभिकर्मकों के प्रत्यापेक्षिक रूप से प्रत्यापेक्षिक रूप से होते हैं, अतः अपेक्षिक रूप से स्थायी होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है, पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच में सीसी तथा CH बॉन्ड सहसंयोजक प्रकृति का होता है तथा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अतः जो अपचायक है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह जो रिएजेंट है उनके प्रत्यापेक्षिक रूप से स्थायी है। इस वजह से इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। इन्हें पैराफिन्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। लैटिन वर्ड है पैराफिन्स, ठीक है, जिसकी मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ठीक है, मतलब उच्च क्षमता। नेक्स्ट है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो MOT के अनुसार एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। इसके चारों ओर संकरित परमाणु कक्षक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों की ओर विन्यासित रहते हैं तथा इनके बीच बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, अगर अपन एल्केन की बात करें CH4 का एग्जाम्पल सबसे पहले ले रखा है, जैसे कि 1 यूनिट का, इसके बीच में बंद कोण कितना दे रखा है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर अपन C2H6 की बात करें तो इसके जो बीच वाला जो हाइड्रोजन के बीच है वो नहीं 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है और बंद कोण कितना दे रखा है इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट। और ऊपर वाले जो CH है इनकी बॉन्ड लेंथ दे रखी है अपने को 1.07 एंगस्ट्रॉन के बराबर। नेक्स्ट है कि मेथेन में प्रत्येक संक्रित कक्षक हाइड्रोजन के S के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करता है। जैसा अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, मतलब पिछले वाली यूनिट में, कि मेथेन का ए सिग्मा हाइड्रोजन का तो क्या S कक्षक, ठीक है, कार्बन के कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। और एथेन में sp3 संकरित कक्षक अन्य कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ तथा H के S कक्षक के साथ में सिग्मा बंध का निर्माण करता है। मतलब दो कार्बन कार्बन के बीच में तो sp3 संकरण होगा। ठीक है, और अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो ये 1s कक्षक और इसका होगा sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, एल्केन में CC तथा CH बंध लंबाई का मान 1.54 एंगस्ट्रॉन तथा 1.07 एंगस्ट्रॉन होता है। इनकी बंध ऊर्जाओं का मान 80 व 98 किलो कैलोरी पर मोल होता है। नेक्स्ट है एल्केन का नामकरण, कि इन यौगिकों के नामकरण के लिए 3 पद्धतियाँ उपयोग में ली जाती है। यह समझाती है श्रृंखला के सदस्यों के नाम के अंत में अनुलग्न एन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं रूढ़ पद्धति, जो पुरानी पद्धति है, कि इस श्रेणी के निम्न सदस्यों का नाम सामान्यतः उनके स्रोत के नाम अर्थात ऐतिहासिक अवलोकन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ से वो मिल रहे हैं उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण करते हैं रूढ़ पद्धति में। उदाहरण की अगर अपन बात करें तो मेथेन है, ये मेथिल एल्कोहल जिसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, यह रूट पद्धति का लाभ है कि इसमें यौगिकों का नाम छोटे होने के कारण आसानी से याद रखा जा सकता है, लेकिन इस पद्धति का अवगुण यह है कि एक ही यौगिक के लिए एक से अधिक नाम दिए गए हैं तथा जटिल एल्किनों का इस पद्धति के द्वारा कठिन है। रूट पद्धति के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एल्केन्स के अलग अलग एक ही एल्केन के अलग अलग नाम निकल के आते हैं इसमें। असाकित यौगिकों को नॉर्मल यौगिक कहते हैं। इसके लिए एन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि दिए हुए किसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हो तो
यदि दिए हुए कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हो तो पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, आइसो। जबकि 4 कार्बन जुड़े हुए हो तो पूर्व लग्न में क्या लगाएंगे, नियो। कैसे, देखिए, ये तो हुआ एन पेंटेन, नॉर्मल एग्जाम्पल है इसका। आइसो का मतलब है कि एक ही कार्बन से अगर 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हों, ठीक है, जैसे कि ये हैं, ठीक है, इसमें 1 2 और ये तीसरा वाला, ठीक है, ये हो गया आइसोपेंटेन। अगर नियोपेंटेन की बात करें तो देखिए इससे एक ही कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, नियोपेंटेन, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन अपने इसलिए नियो पूर्व लग्न काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम 4 एल्किनों के ऐतिहासिक नाम यथावत लिए गए हैं तथा इसके बाद सदस्यों का नामकरण ग्रीक वर्ड लैटिन संख्या के उनके कार्बन की संख्या बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि कार्बन संख्या 1 है, सदस्यों में है कार्बन संख्या 6 है, तो क्या हो गया, हेक्स, ठीक है। अगर का जैसे कि दे रखा है कि सारणी देखें अपन कि एक कार्बन के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, ठीक है। मतलब अगर किसी चेन के अंदर 2 कार्बन है तो उसे अपन अपन एथेन कहेंगे, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डेकेन, ठीक है। तो कार्बन संख्या के आधार पर 1 से 10 तक इस तरह के नाम दिए रखे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति की एन यौगिकों के अतिरिक्त, ठीक है, सभी हाइड्रोकार्बन को मेथेन के प्रतिस्थापन उत्पाद के रूप में लिया जाता है। सर्वाधिक प्रतिस्थापन कार्बन को मेथेन का क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, तथा एल्किन प्रतिस्थापियों को वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि टेट्रा मेथिल मेथेन है, ठीक है, टेट्रा 4 कार्बन है, ठीक है, और मेथिल 4 मतलब 4 मेथिल ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। अब चाहे टेट्रा मेथिल हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है, नियोपेंटेन भी हो गया, इसका नाम है पुरानी पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नाम पद्धति, नामकरण की। आईयूपीएसी जो सबसे ऑथेंटिक है कि आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सन 1969 में इनके नियम दिए थे एल्केनों के नामकरण के, जिसमें पहला नियम है कि सर्वाधिक लंबी असाकी श्रृंखला का चयन किया जाता है, ठीक है, तथा यौगिक को उस एन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। चयनित श्रृंखला के कार्बन के अतिरिक्त कार्बनों को एल्किल प्रतिस्थापी कहा जाता है। जैसे कि ये एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें अगर अपन श्रृंखला का चयन करें, ठीक है, तो ये वाली श्रृंखला लंबी श्रृंखला हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों बराबर है। तो अपन इसका अगर नामकरण करें तो इसके अंदर क्या है, मेथिल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो पहले अपन, और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए तो हो गया प्रोप प्रोप, ठीक है। अब मेथिल है, मेथिल ग्रुप को पहले लिखेंगे तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप है और प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जनक श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी अथवा पार्श्व श्रृंखला को न्यूनतम अंक मिले, अर्थात नाम में प्रतिस्थापियों को के स्थान पर उस कार्बन के क्रमांक के अनुसार दिया जाता है वो उपस्थित हो, ठीक है। मतलब अगर अपने को नंबरिंग करनी है, ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि अगर अपन इस श्रृंखला का नामकरण देखें तो क्या होगा, 2 मेथिल पेंटेन होगा, ना कि 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। मतलब इस इधर से अपन नंबर नहीं देंगे, जिधर से ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह जुड़े हैं। अब इस कार्बन पे 2 प्रतिस्थापित समूह जुड़े हैं जबकि इधर सिर्फ 1 प्रतिस्थापित जुड़ा है, तो अपन नंबरिंग इस साइड से देंगे, ना कि इस साइड से, ठीक है। तो इस साइड से अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 प्रतिस्थापित जुड़ा है तो इसका नामकरण हो जाएगा 2 मेथिल, मतलब 2 पोजीशंस पे मेथिल ग्रुप, सेकंड पोजीशंस पे क्या मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हो गया 2 मेथिल, ठीक है। और 5 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला हो सकती है ये, तो इसका नामकरण क्या होगा, 2 मेथिल पेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब एक से अधिक अलग प्रकार के प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों, ठीक है, मतलब मैथ भी जुड़ा है और एथ भी जुड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक से अधिक अलग प्रकार के प्रतिस्थापित समूह जुड़े हों तब उन्हें नाम में उनके स्थान पर ना रखकर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब जैसे मैथ और एथ अगर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं किसी श्रृंखला में तो अपन पहले एथ को लेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल जो है पहले आता है, ये पे आता है, इस वजह से। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर अपन इस श्रृंखला का क्या करें, नामकरण करें, ठीक है,
तो नंबरिंग अपन जिधर मेथिल ग्रुप ज़्यादा जुड़े उधर से देंगे, तो अपन ने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, ठीक है, 1 2। अब इसका नाम होगा 2, ठीक है, मतलब 2 3 एथिल, 3 पे एथिल ग्रुप जुड़ा है, ये देखिए 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। तो पहले आएगा 3 एथिल, बाद में आएगा 2 मेथिल। अपन 2 मेथिल पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो फॉलो होता है। तो 3 एथिल 2 मेथिल, ठीक है, हेक्सेन। हेक्सेन इसलिए कि 6 कार्बन की श्रृंखला है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखूँ तो बी आर है जो Cl से पहला आता है, मतलब ब्रोमो पहला आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो हो गया 1 ब्रोमो, ठीक है, और 3 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब एक से अधिक समान प्रकार के प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो तो उनके स्थान के बाद डाई ट्राई टेट्रा पूरे लग्नों का प्रयोग करते हैं। लिखते समय वर्णमाला के क्रम में इन्हें डाई ट्राई टेट्रा नहीं, इसका स्थान नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे कि अब पहले तो अपन इससे पहले वाला जो रूल था उसमें देखा था कि अलग अलग ग्रुप हो। अब इसमें बता रखा है कि एक ही ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जैसे 2 मेथिल ग्रुप है तो हो गया 2 सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है, तो हो गया 2 3। डाई मतलब 2 मेथिल है तो डाई, 3 होते तो ट्राई हो जाता, ठीक है, पोजीशंस के हिसाब से। 2 3 डाई मेथिल, ठीक है, हेक्सेन। उसी प्रकार यहाँ देखें, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम भी फॉलो करना है अपने को। तो हो गया एक तो 3 एथिल, मतलब तीसरे कार्बन पर देखिए 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 वाला कार्बन हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला आ जाएगा 3 एथिल, फिर है सेकंड और फोर्थ पोजीशंस पे दे रखा है मेथिल, तो 2 4 डाई मेथिल, 2 मेथिल ग्रुप है, ठीक है, और हेप्टेन। यौगिक के नाम एक शब्द में लिखे जाते हैं और प्रतिस्थापियों का स्थान दर्शाने के लिए संख्या नाम से पहले लिखती है। जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। संख्या एवं शब्द के मध्य हाइफन, हाइफन का मतलब डैश होता है, ठीक है, ये जैसे बता रखा है। हाइफन एवं संख्या के मध्य कोमा का उपयोग करते हैं, जैसे कि 2 4 2 4 के बीच में हो गया ये डैश लगा दिया कोमा, और अगर संख्या के बाद में जो अपन ने दर्शा रहा है उसके बीच में हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।